हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। देखिए, इसमें हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में ये चीज पढ़ी थी कि अगर हमारी कोई लाइट पास होती है प्रिज्म से तो प्रिज्म क्या होता है, इसको भी एक्सप्लेन किया था। और अगर लाइट हमारी पास होती है प्रिज्म से तो वो कैसे बिहेव करती है, कैसे उससे पास होती है। तो इसका अगर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करें, क्योंकि हमें आगे इसको पढ़ना है तो ये जरूरी है इस यहाँ पर बताना। तो देखिए ये कैसा होता है, ये हमारा प्रिज्म है। इस प्रिज्म में इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये फॉल हो रही है प्रिज्म के इस सरफेस में। यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया इस तरीके से। तो यहां पर है हमारा रेयर मीडियम और यहां पर है हमारा डेंसर मीडियम। तो लाइट क्या हो रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लाइट है हमारी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, वो क्या क्या हो गई, बेंड हो गई इस तरफ। अब एक बार बेंड हुई, वो क्या होगी, यहां पर ऐसे मूव करती रहेगी और यहां पर जाकर फिर अब यहां पर एक उसको इंटरफेस मिला जहां पर कि वो फिर से अपना जो मीडियम है उसको चेंज कर रही है। तो अब ये जा रही है डेंसर टू रेयरर, तो हम लोग यहां पर फिर से एक नॉर्मल बनाएंगे और लाइट को जाना चाहिए था कुछ ऐसा, और ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी ऐसे। यानी कि हमने देखा कि जो लाइट यहां से ऐसे गई वो इधर से इधर गई और इधर से जाने के बाद बाहर ऐसे निकल गई। अगर इसी चीज को हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट क्या हुई, दो बार डेविएट हुई, एक एक बार इस जगह पर और दूसरी इस जगह पर। बट अगर मैं बोलूं कि टोटल डेविएशन क्या हुआ, क्या हुआ टोटल डेविएशन, तो टोटल डेविएशन का मीनिंग ये है कि लाइट को जाना चाहिए था इस जगह पर, अगर प्रिज्म ना होता तो लाइट जो होती वो ऐसे जाती। बट जब हमने प्रिज्म रख दिया तो हमें जो दिख रही है बाहर, जो दिख रही है वो दिख रही है कि लाइट ऐसे जा रही है, लाइट ऐसे जा रही है। यानी कि लाइट ने अपना पाथ चेंज कर लिया और वो मुड़ गई इस तरफ। यानी कि इनके बीच का एंगल जो फॉर्म हुआ कि लाइट ऐसे जानी चाहिए थी और लाइट अब ऐसे चली गई है, इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, एंगल ऑफ टोटल डेविएशन। कि टोटल डेविएशन कितना हुआ, ये चीज निकल कर आई। ओके, यहां तक क्लियर? तो जो लाइट यहां से गई और जो लाइट यहां से निकली, तो इस लाइट की डायरेक्शन और ये जो लाइट निकली उसके बीच का एंगल हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। वो भी कैसा? टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। कि हम लोग मान रहे हैं कि लाइट ऐसे जा रही थी, अगर प्रिज्म नहीं होता तो सीधे जाती, और अगर प्रिज्म रख दिया तो वो इधर निकल रही, यानी कि कितना डेविएट हुई, तो हमारा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन होता है, या सिंपली हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्लियर? तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस या इमरजेंट रे से जो यहां पर फॉर्म हुआ, इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ठीक है, इमरजेंट एंगल। अंदर ये हमारा R1 R2, R1 हो गया रिफ्रैक्टेड, यहां पर भी हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है दोनों। ठीक है, इस तरीके से ये कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। अब इनमें से अगर हम बात करें इसकी, इसकी और इसकी, इन 6 चीजों में से अगर हम इन 3 चीजों की बात करें तो ये मौजूद है किस, कहां पर? प्रिज्म के अंदर। तो इनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, इन चीज को हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। यानी कि हमें इनको एसोसिएट करना होगा किसके साथ? जो भी हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि आई जो है वो हमारी एक मेजरेबल क्वांटिटी है और ई जो है वो एक मेजरेबल है, और जो ये ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये मेजरेबल क्वांटिटी है, ये मेजरेबल है, ये मेजरेबल है और ये मेजरेबल है। मेजरेबल यानी कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम लोग चाहें तो जो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है इसके और ये जो प्रिज्म है, यहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसके बीच के एंगल को फाइंड कर लेंगे, तो ये मेजरेबल हो गया। इसी तरीके से लाइट यहां पर ऐसे निकल रही है और यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, तो नॉर्मल और इस निकलने वाली रे यानी कि इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा मेजरेबल हो गया, ये मेजरेबल हो गया। अब ये जो ए है, ये तो हमें प्रिज्म बनाते वक्त ही पता रहता है कि हम किस एंगल पर उन दो सरफेस को फॉर्म कर रहे हैं। ये वाली जो दो सरफेस है इनको किस एंगल पर फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हमें ये भी पता है एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो भी हमें पता है। क्लियर? तो हमारा मकसद ये है कि हमें पता करना है कि डेविएशन कितना हुआ। जब प्रिज्म को यहां पर रखा गया तो एक तरीके से यही देखा गया ना कि जो लाइट यहां ऐसे जानी चाहिए तो उसमें डेविएशन हुआ और लाइट इधर आ गई। अंदर क्या हो रहा है उसकी जगह पर अगर हम सिर्फ देखते तो ये सिर्फ दिखाई देता कि लाइट ऐसे गई और ऐसे बाहर आ गई। यही हुआ।
तो यहां पर हमें डेविएशन फाइंड करना है, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि इस डेविएशन को हम आई, ई और ए के टर्म्स पे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इस एंगल ऑफ डेविएशन को अगर हम लोग उल्टा डेरिवेशन थोड़ा सा यहां पर करें, क्योंकि इसको देखो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, सीधे करके डेरिवेशन बता चुका हूं, उल्टा आपको अच्छे से समझाने के लिए, रिवाइज कराने के लिए थोड़ा यहां पर देखिए कि हमें ये चीज अगर फाइंड करनी है एंगल ऑफ डेविएशन, तो इस एंगल ऑफ डेविएशन को देखिए और इस ट्राइंगल पर देखिए, यहां पर इस ट्राइंगल पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के सम के बराबर हो गई है, क्योंकि ये है एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल का इन एंगल्स के लिए। तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा एम क्यू आर और ये वाला एंगल हो जाएगा एम आर क्यू, एंगल एम आर क्यू, इन दोनों को सम करने पर ये बराबर हो जाएगा एंगल डेल्टा के। तो हमारा काम बचा अब एंगल एम क्यू आर और एंगल एम आर क्यू को फाइंड करने। तो देखिए एम क्यू आर को अगर बात की जाए, ठीक है, एंगल एम क्यू आर की अगर बात की जाए इस एंगल की, तो ये जो एंगल यहां पर बनेगा वो देखिए, अगर इसी के साथ हम ये भी देखें कि इस एंगल के साथ R1 भी है, अगर ऐसे लिख दे एंगल एम क्यू R1, सॉरी एंगल एम क्यू कैपिटल आ रही है एम क्यू आर और एंगल R1 जो है, इसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा I के। कैसे, क्योंकि देखो ये वाली रे और ये वाली जो रे है दो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं इनके यहाँ पर जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो बराबर होते हैं। वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि एंगल एम क्यू आर प्लस R1 जो है वो कौन सा एंगल है, वो है एंगल ये वाला, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है, ठीक है। तो ये वाला प्लस R1 ये मिलकर बना है एम क्यू एन वाला एंगल, और ये बराबर हो जाएगा किसके, I के, ठीक है। तो ये चीज यहां पर निकल कर आ गई, यहां से हमारा एम क्यू आर निकल कर आ जाएगा, एम क्यू आर निकल कर आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, I माइनस R1 के। सिमिलरली हम लोग इस तरफ के लिए भी फाइंड करेंगे। तो इस तरफ के लिए अगर हम लोग देखें तो ये नॉर्मल है हमारी, और ये रे ऐसे निकल रही है, यानी कि इसके बीच का एंगल यहां पर, तो ये वाला एंगल जो इमर्जेंट एंगल है ये बराबर हो जाएगा इस टोटल एंगल के, ठीक है, इस टोटल एंगल के बराबर हो जाएगा। तो अब ये जो टोटल एंगल है हमारा वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है, एम आर क्यू प्लस R2 के, एम आर क्यू प्लस R2 इज इक्वल टू ई। यहां से हमारा एम आर क्यू निकल कर आ जाता है जो कि हो जाएगा ई माइनस R2। तो एम आर क्यू और एम क्यू आर इन दोनों को जब हम लोग यहां पर पुट करते हैं तो ये बन जाता है, देखिए एम क्यू आर की जगह पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा I माइनस R1 प्लस यहां पर बन जाएगा ई माइनस R2, ठीक है, ई माइनस R2 ये बन जाएगा। ओके, अब ये जब बन गया तो ये अब हमारा यहां पर बराबर हो जाएगा डेल्टा के। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। ये कैसे, इसको एक डिटेल में बताया था मैंने, ये चीज निकल कर आ गई। अब हमें जरूरत है R1 और R2 के सम की। तो R1 और R2 का जो सम है, अब देखिए उसको, क्योंकि R1 R2 को भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग ये जो एंगल्स बन रहे हैं वो अंदर बन रहे हैं। तो इसको अगर हमें बात करनी है कि ये क्या होगा, तो इसको हमें, अब देखो E और I और E तो आ गया है, बचा है सिर्फ एक चीज और वो है A। इसके साथ एसोसिएट कर सके अगर R1 और R2 तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको हम लोग ने एसोसिएट किया था कुछ ऐसा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है AQN, ठीक है, इसी चीज को हम लोग आगे लेकर चलते हैं कि ये तो हमारा निकल कर आ गया। अब हमें चाहिए R1 प्लस R2 की वैल्यू और हमारा काम बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करें हम लोग, R1 और R2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कैसे निकाल रहे हैं आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल जो थे उनके एंगल का सम लिया। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब देखो इनमें से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो तो कितना है, 90 डिग्रीज है। कितना है, 90 डिग्रीज। तो A प्लस एंगल क्यू एन आर प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 हो जाएगा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 180 डिग्री। कितना निकल कर आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर, यानी कि ये वाला हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा। क्लियर यहां पर। उसके बाद अब ये जो नीचे ट्राइंगल है, ठीक है, ये जो नीचे ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल पर R1 और R2 है और एंगल QNR है, एंगल QNR है, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो R1 और R2 है, ठीक है, जो R1 और R2 है इसको हम लोग सम कर देंगे और ये बराबर हो जाएगा किसके, QN
आर के ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। यहां से अगर हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, देखो ये 180 डिग्री है, इसको बराबर कर देंगे इसके, जिससे कि हमारा R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एंगल क्यू एन आर। यहां से ये बात निकल कर आ जाएगी, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये निकल कर आ जाएगा कि एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो अब जो हमारी इक्वेशन थी I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल्टा, इस पे हम लोग ए की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो I प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा, ये निकल कर आ गया। तो देखिए जो हमारी मेजरेबल क्वांटिटीज थी उनकी हेल्प से हम लोग ने जो नॉन मेजरेबल क्वांटिटी थी डेल्टा, यानी कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते थे क्योंकि फिजिकली वहां पर रेज मौजूद ही नहीं थी, हम तो सिर्फ देख रहे थे कि रे को जाना चाहिए था ऐसे, वो डिवेट होकर इधर चली गई, तो एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, एंगल कितना बन रहा है। तो इसी को हम लोग ने यहाँ पर एसोसिएट रिलेट करके आपस में फाइंड कर लिया, एक नॉन मेजरेबल क्वांटिटी को मेजरेबल क्वांटिटीज के साथ रिलेट कर दिया, तो I प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा निकल कर आ गया। ठीक है, यही चीज हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाती है, ये इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए, यहां तक ये चीज निकल कर आ गई जो कि हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, यहां तक पढ़ा था। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अब ड्रॉ करेंगे ग्राफ। क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके किसके बीच में, यहां पर हमारा जो इंसिडेंट एंगल है उसके और यहां पर ई और डेल्टा के बीच में। अब यहां पर गौर से देखिए, यहां पर गौर से देखिए कि जो ए है वो हमारा फिक्स्ड है, किसी गिवन प्रिज्म के लिए जो ए है वो फिक्स्ड है, वेरी कौन करेगा, आई और ई, वेरी कौन करेगा, आई और ई वेरी करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहां से अगर हम इनका अगर जो ग्राफ है उसको प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो क्या देखा गया, देखिए एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आई को चेंज करने से हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, क्या होता है, आइए उसको देखें यहां पर। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करें आई और डेविएशन की, तो अगर किसी प्रिज्म के लिए, अगर किसी प्रिज्म के लिए और किसी मटेरियल का बना हुआ है वो, उसके लिए यहां पर हमने क्या देखा कि इस पॉइंट पर जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कुछ है, ठीक है, या फिर ऐसे देखिए यहां पर हमारा कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इसी तरीके से यहां पर जो होगा, अब यहां पर कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो है, ये आपस में कैसे हैं, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये इमर्जेंट एंगल जो है उसकी बात हो रही है, ठीक है, समझिएगा इसको। यहां पर क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हमारी एक्चुअली में तीन क्वांटिटीज शो हो रही हैं। एक तो है एंगल ऑफ डेविएशन, दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और तीसरा है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है, जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है उसकी बात हो रही है यहां पर। तो कैसे है इसका, देखिए ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं, इसमें अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को मान लीजिए ये रखा, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमारा कुछ डेल्टा निकल कर आएगा, और ये देखा गया है कि उस डेल्टा के लिए हमारी कुछ ई निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी, ई, ठीक है, यानी कि एक वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हमारे पास आई और ई की वैल्यू होंगी, क्योंकि ए तो फिक्स है, आई और ई की वैल्यू होंगी। अब यहां पर खास बात यह है कि अगर देखा जाए, मान लीजिए यहां पर 50 डिग्री था, ठीक है, जैसे 50 डिग्री था, तो आई और ई, जैसे आई मान लीजिए 38 हो, ठीक है, और यहां पर जो ये इमर्जेंट है वो 60 और 70 के बीच में कहीं पर हो, तो मान लीजिए इसको अराउंड 40 मान लेते हैं, ठीक है, इसको अराउंड 40 मान लेते हैं और इसको हम 70 के अराउंड मान लेते हैं, और माइनस ए यहां पर कितना हो जाएगा, मान लीजिए 20 डिग्री, सॉरी 7 4 11, तो यहां पर 60, ठीक है, ये मान लीजिए अराउंड ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन, तो ये जो है ये तो हमारा ए है, ये वैल्यू तो ए है, ये क्या है, वैल्यू ए है। यहां पर अब ये जो दो वैल्यू हैं, इनमें से एक आई है और एक ई है। इसी को अगर हम देखें तो सेम वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं जब हमारी आई और ई को देखें, तो आई जब हमारा 70 हो और ई जो है वो हमारा 40 हो, सेम वैल्यू को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी कि यही चीज यहां पर बताई गई है कि सेम वैल्यू ऑफ डेविएशन के लिए अगर आई की वैल्यू हमारी कुछ है
तो ई की वैल्यू कुछ मिलेगी उसी पॉइंट पर, ठीक है। और इसी जगह पर हम क्या देखते हैं कि अगर ये आई की वैल्यू होती, ये क्या होती, अगर ये आई की वैल्यू होती, इंसिडेंस एंगल की वैल्यू अगर ये होती, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली यहां पर जो वैल्यू है ये हमारी ई की वैल्यू होती। समझ गए? यानी कि किसी एंगल ऑफ डेविएशन के लिए अगर मान लीजिए यहां पर हम बात करें तो यहां से एक ऐसे लाइन बनाएंगे। अब ये जो लाइन बनी इस पे अगर हम इस एंगल को आई मानते हैं, क्या मानते हैं, आई, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इमर्जेंट एंगल को बता रहा होगा। और अगर यहां पर इसको आई मानते हैं तो ये इमर्जेंट एंगल को बता रहा होगा, क्योंकि ये जो दो एंगल्स होते हैं इनका सम इस इक्वेशन के साथ ऐसे रिलेटेड होता है। साथ ही में एक ऐसा पॉइंट, ये है एक ऐसा पॉइंट जहां पर कि आई बराबर ई हो गया, कितना हो गया, आई बराबर ई हो गया। उस केस में क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए, ये हो जाता है 2i माइनस ए। इस एंगल को हम लोग को कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, एक ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जहां पर कि जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो कैसा है, मिनिमम हो। यानी कि यहां से अगर हम लोग आई निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये आई निकल कर आ गया। यानी कि मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल जो हमारा निकल कर आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन जो मिनिमम निकल कर आएगा, उस जगह पर जो आई होता है वो ई के बराबर होता है। यानी कि जो हमने ये फिगर देखा था ऐसे, इस फिगर में जो एंगल यहां पर आई फॉर्म हो रहा था और यहां पर जो इमर्जेंट एंगल फॉर्म हो रहा था, इनके बीच जो रिलेशन निकल कर आता है वो ये होता है कि अगर बराबर हो गए, ये अगर बराबर हो गए तो फिर ये जो R1 और R2 होते हैं वो भी हमारे ऐसे हो जाते हैं कि ये वाली जो रे होती है, ये वाली, ये इसके पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, इसके पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो यहां से अब देखिए कि अगर हमारा ऐसा हुआ, ठीक है, अगर I इज इक्वल टू ई हुआ तो हमें ये वाला पॉइंट मिलता है जहां पर कि E और I की वैल्यू सेम होती है। ओके, जैसे कि इस पे जो पिछला एग्जांपल हम लोग ने लिया था, इस पे अगर हम बात करें तो यहां पर जो हमारा बन जाएगा वो ये बन जाएगा कि अराउंड हमारा मान लीजिए कि ये 55 के अराउंड आ रहा है ना, ये यहाँ कहीं 50 होगा, ये 55 के अराउंड ऐसा कुछ मैं मान रहा हूं। ठीक है, तो समझाने के लिए तो यहाँ पर ये 60 डिग्री, एक्चुअल में वैल्यूज डिफर करेंगी बट कुछ ऐसा ही होगा कि यहाँ पर आई और ई बराबर हो गए। तो यहां पर जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन निकल कर आएगा ये मिनिमम निकल कर आएगा, इसकी वैल्यू यहां पर मिनिमम निकल कर आएगी। यहां पर कुछ वैल्यू होगी, ये कुछ हमारी जो 50 से थोड़ा है इधर उधर है कुछ, तो ये अराउंड 40 निकल कर आ रही है। कितनी निकल कर आ रही है, 40। यानी कि यहां पर जो वैल्यू होगी वो हमारी 50 प्लस 50 हो सकती है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट जो है वो हमारा बराबर हो रहा है यहाँ पर। तो इस जगह पर एंगल ऑफ डेविएशन जो हमें मिल रहा है वो 40 डिग्रीज मिल रहा है। क्लियर, एंगल ऑफ डेविएशन देखो 40 डिग्री मिल रहा है और इस पॉइंट पर हमारा आई और ई बराबर हो गया, 50-50 और -60। तो यहां से हमारा 100 - 60 यानी कि 40 निकल कर आ रहा है। तो ये कुछ हमारी इक्वेशन ऐसी होती है। क्लियर, यानी कि ये जो हमारा बनता है डायग्राम, इस डायग्राम पे अगर हम लोग चाहें, इस डायग्राम पर अगर हम लोग चाहें तो रे डायग्राम चाहे ऐसे बनाए, चाहे तो हम लोग रे डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट हम लोग किस फेस से डाल रहे हैं ये मैटर नहीं करेगी यहां पर प्रिज्म में। क्लियर, यही चीज यहां पर दी गई कि आई और ई की वैल्यू हमारी जो होती है वो ऐसी होती है कि अगर आई की वैल्यू बढ़ रही है तो ई की वैल्यू घटेगी, और एक पॉइंट पर दोनों बराबर भी हो जाती है। उस पॉइंट पर जो एंगल होता है डेविएशन उसको हम लोग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं और डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो डेल्टा था हमारा उसको हम लोग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को हम लोग डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एट मिनिमम डेविएशन के केस में जो रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म होती है वो पैरेलल टू द बेस हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब आई बराबर ई होता है उस केस में जो ये डेल्टा होता है वो हमारा बराबर किसके होता है, डीएम, यानी कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की। उस पॉइंट पर जो डेविएशन होता है लाइट का, जो ऐसे जानी चाहिए थी और ऐसे डिविएट हो रही थी, तो ये डेविएशन जो होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, इस पॉइंट पर। और ये देखा गया कि ये वाली जो रे होती है वो पैरेलल टू बेस हो जाती है, यानी कि R1 और R2 बराबर हो जाते हैं। R1 R2 क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो R1 + R2 = A हम लोग ये जानते हैं।
और इस केस पर जो R1 R2 है वो बराबर हो जाते हैं, तो ये बन जाता है 2R इज इक्वल टू ए। यहां से हमारा R इज इक्वल टू A/2 निकल कर आ गया। एक तो ये निकल कर आया, दूसरा जो हम लोग ने निकाला था वो ये था कि DM इज इक्वल टू I प्लस E। यहां पर I बराबर होते हैं तब ऐसा होता है माइनस ए, तो DM प्लस A बाई 2 इज इक्वल टू I। तो ये हमारा निकल कर आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये निकल कर आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दो क्वांटिटी निकल कर आ गई। ठीक है, समझ पे आई बात। अब इन दो क्वांटिटी का, ये जो दो क्वांटिटीज निकल कर आ गई, इन दो क्वांटिटी का हम लोग यूज कर सकते हैं। आई और आर की वैल्यू पता चल गई कब, जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन था। तो इस ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करते हैं। उस एंगल पर जो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू है उसका यूज, जो ए है उसका यूज, वहां से हम लोग आई और आर की जो वैल्यू है उनको यूज करके, क्योंकि आर की वैल्यू भी हमारी निकल कर आ गई A/2, इनका यूज करके हम लोग लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ। क्योंकि स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल। ठीक है, इस केस के लिए मैं लिख रहा हूं कि आई यहां पर एंटर कर रहा है, मतलब इंसिडेंस एंगल है, यहां से लाइट एंटर कर रही है, और इधर R1 और R2 बराबर R के हो गए, उस केस पे R हमारा ये है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो भी यहां पर मटेरियल मौजूद है, जो भी यहां पर मटेरियल मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम जहां से लाइट आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू कि किस मटेरियल से बना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो क्लास 12th में एक हमारा एक प्रैक्टिकल भी होता है और एक्टिविटी भी होती है, जहां पर कि हम लोग को क्या करना होता है। मान लीजिए कि तरह तरह के हमारे पास क्या है मटेरियल है और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करना है। क्या करना है, तरह तरह के हमारे पास मटेरियल है, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करना है। तो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर, कि ये जो मटेरियल हमें या फिर कह लीजिए कि ये जो प्रिज्म है ये हमारा हॉलो प्रिज्म होता है। उस केस में क्या होता है, हॉलो प्रिज्म होता है, और इस हॉलो प्रिज्म के अंदर हम लोग डिजायर्ड मटेरियल को फिल करते हैं, फिर इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करते हैं, और उस जगह पर हम लोग आई और ई की जो वैल्यू है उसको निकालते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है उस जगह पर जो ये रे होती है इनसाइड वो पैरेलल टू द बेस हो जाती है, यानी कि R1 बराबर R2 हो जाता है, तो वहां से R इज इक्वल टू A/2 पता चल जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर साइन आई की जगह पर A प्लस DM/2 पुट कर देते हैं, और इधर साइन हमारा निकल कर आ जाता है A/2 के, जो कि N21 के बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जहां पर वो रखा हुआ। ठीक है, तो ये निकल कर आ जाता है हमारा इस तरीके से। तो हम लोग यहां पर हॉलो प्रिज्म का यूज करके उसके अंदर डिजायर्ड मटेरियल को भर के उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग सारा ये जो कैलकुलेशन है वो फॉर स्मॉल एंगल्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फॉर स्मॉल एंगल्स कर रहे हो, तो हम लोग जानते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू थीटा, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स। यानी कि अगर हम लोग चाहें तो यहां से साइन को हटा सकते हैं, जिससे कि ये बन जाएगा A प्लस DM/2 प्लस A/2 इज इक्वल टू N21। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा A प्लस DM/A इज इक्वल टू N21। फिर यहां से A से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 1 प्लस DM/A इज इक्वल टू N21। 1 उधर माइनस में चला जाएगा, 1 क्या होगा उधर माइनस में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा DM/A इज इक्वल टू N21 माइनस 1। ये हुआ, और A चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई पे, A उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां से हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है वो ये निकल कर आ जाएगा N21 माइनस 1। कुछ इस तरीके से भी हमारा ये रिलेशन एक होता है, जो कि रिलेट करता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल से। यानी कि अगर हम लोग को एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पता चल जाए तो डायरेक्ट हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके। क्लियर? तो यहां से हमारा ये फॉर्मूला बना, इसी को हम लोग आगे चलकर फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का यूज करके इसको ये रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। DM, ठीक है, फॉर थिन प्रिज्म। ठीक है, थिन प्रिज्म के लिए जो DM होता है वो भी स्मॉल होगा, A भी स्मॉल होगा, और इससे हमारा
जो डीएम है वो निकल कर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है ये थिन प्रिज्म के लिए, ये निकल कर आ जाती है। ओके, क्लियर यहां से यहां तक क्लियर। तो ये सारी चीजें थी जो कि हमें रिफ्रैक्शन इसके प्रिज्म के अंदर स्टडी करनी थी। ओके, क्लियर। तो यहां पर अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिनमें कि हम लोग डिवाइस, कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूज करते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यानी कि मिरर, लेंसेज, प्रिज्म, इन सब का यूज करके डिवाइसेस बनती हैं। जैसे कि पेरिस्कोप, ये जो आप देख रहे हैं पेरिस्कोप है, इसका यूज होता है पानी के अंदर जो चीज कोई मौजूद है, जो ऑब्जर्वर पानी के अंदर मौजूद है, तो पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर चीजों को देखने के लिए, पानी के ऊपर इसको ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है। और इसका जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो यूज होता है किस पे, जो हमारे क्या कहते हैं सबमरीन्स होती हैं उस पे यूज होता है पेरिस्कोप सबसे ज्यादा, इसको कि सरफेस के ऊपर जो चीजें हैं उनको देखने के लिए, विदाउट कमिंग टू द सरफेस। एक्चुअल में वहां पर सरफेस में आए बगैर हम लोग पेरिस्कोप की हेल्प से जो भी चीज होती है उसको देख लेते हैं। तो पेरिस्कोप वगैरह, कैलिडोस्कोप होता है, ये एक तरीके का कह लीजिए कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू उस पे मिरर्स ऐसे लगा दिए जाते हैं। जैसे कि अभी प्रिज्म का जिक्र किया था ना, कि जैसा प्रिज्म होता है, प्रिज्म में तो हम बात करते हैं कि लाइट एंटर करी फिर निकली, डेविएशन वगैरह इन सब की। कैलिडोस्कोप में मिरर्स लेते हैं। क्या लेते हैं? मिरर्स। तो मिरर्स को हम लोग कुछ ऐसे शेप में, ऐसे और ऐसे लगा देते हैं, यानी कि ऐसा बन जाता है मिरर। ठीक है, ये मिरर ऐसे होते हैं, इनको ऐसे लगा देते हैं, फिर नीचे लगा देते हैं, किसी भी शेप में लगा सकते हैं। तो जो एक बनता है वो कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाता है। और फिर यहां पर क्या होता है, क्योंकि ये मिरर लगे हुए हैं, इस जगह पर मिरर लगे हुए हैं, इधर मिरर लगा है, उधर मिरर लगा है, ठीक है, इधर मिरर लगा है, तो इन मिरर की वजह से क्या होता है कि जो भी यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं इस जगह पर, उनका होता है यहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और बहुत बढ़िया उस पर डिजाइन हमें दिखाई देती है कैलिडोस्कोप में। फिर आता है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स तो आपको पता ही है, जो कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए यूज होता है। टेलीस्कोप भी हमारे उसी तरीके से यूज होते हैं, और माइक्रोस्कोप छोटी सी चीज को मैग्नीफाई करके देखने के लिए यूज होता है। और ह्यूमन आई जो है वो तो पता ही है वो कितनी बढ़िया ऑप्टिकल डिवाइस है, उसी की हेल्प से ही आज हम लोग हर एक चीज को देख पा रहे हैं। और ह्यूमन आई को हम लोग ने अपने क्लास 10th में स्टडी पहले ही कर रखा है, तो इसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। आगे हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप्स को। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और उस पर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।